हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंडी स्टडीज। आज है 14 और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं मून्स माउंटेन। ये टर्म काफी चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे स्वावलंबनी प्रोग्राम के बारे में। इसके साथ ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया है 2026 को, हम इसके बारे में देखेंगे। देन भारत टैक्सीज कोऑपरेटिव मोबिलिटी प्लेटफॉर्म को देखेंगे कि ये लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन सा है। देन हम रियल स्टेट स्पेस के बारे में देखेंगे, ईयर ऑफ बायोफेच 2026 के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Moon's mountain has been identified as a potential landing zone for which Indian mission? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो मून्स माउंटेन है उसको किस भारतीय मिशन के लिए संभावित लैंडिंग जोन के रूप में पहचाना गया है। आपके ऑप्शंस हैं चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 या फिर लोपेक्स मिशन। यहाँ पर आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा जो मून्स माउंटेन है वो भारत के कौन से मिशन के लिए लैंडिंग जोन के रूप में पहचाना गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो मिशन इससे संबंधित है वो है चंद्रयान 4। आप देख सकते हैं साइंटिस्ट्स फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन Space Application Center have selected Mons Mountain as the landing site for Chandrayaan 4, India's first lunar sample return mission. Mons Mountain is a 6,000-meter high mountain near the moon's south pole with a largely flat peak suitable for safe landing. It lies in the south circumpolar region and it is named after NASA's mathematician Melba Rowe Martin. And the site is located on the rim of the South Pole Aitken Basin, so the moon's oldest and largest impact basin. And the region receives long duration sunlight and has clear radio communication with Earth. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो टर्म है मोन्स माउंटेन, ये संबंधित है भारत का जो चंद्रयान 4 मिशन है उससे। इसके साथ ही इसरो की बात करें तो ये एक नेशनल स्पेस एजेंसी है भारत की जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। And this organization serves as the principal research and development arm of the Department of Space, overseen by the Prime Minister of India, with the chairman of ISRO also serving as the chief executive of Department of Space. आप ध्यान रखेंगे इसरो को फॉर्म किया गया 1969 में और वर्तमान समय में इसरो के जो चेयरमैन हैं वो हैं वर्तमान समय में इसरो के जो चेयरमैन हैं वो हैं वी नारायणन और इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the स्वावलंबिनी program, consider the following statements. यहाँ पर जो स्वावलंबिनी कार्यक्रम है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ रूरल लिवलीहुड प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एंड सेकेंड, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं।
आपको बताना है स्वावलंबिनी कार्यक्रम से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये एक विमेन इंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव है जिसमें टारगेट किया जाता है यंग विमेन्स को इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसके साथ ही ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आप यहां देख सकते हैं The Swavalambiनी program is a women entrepreneurship initiative targeted at young women in higher education institutions. So, it is not a rural livelihood program for self help groups, and it has been launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, not Ministry of Rural Development. ये जो प्रोग्राम है स्वावलंबिनी ये हाल ही में चर्चा में रहा बिकॉज रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्फॉर्म्ड द लोकसभा अबाउट द स्वावलंबिनी स्कीम। सो ये जो स्कीम है इसका एम है टू कल्टिवेट एन इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अमंग द फीमेल स्टूडेंट्स, इक्विपिंग them with the awareness of available support mechanisms, resources and networks essential for pursuing entrepreneurship as career। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which year or years has been designated as the India France Year of Innovation? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष या किन वर्षों को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है या नामित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 2026, 2027, 2026 टू 2027 या फिर 2026 टू 2031। आपको बताना है कि किस वर्ष या किन वर्षों को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में नामित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये घोषित किया गया है 2026 को। आप देख सकते हैं India France Year of Innovation 2026 will be jointly inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron. So, the initiative aims to strengthen bilateral cooperation in technology, research, and emerging sectors, and it is aligned with the Horizon 2047 roadmap adopted during the 25th anniversary of the India France Strategic Partnership. So, the program will run throughout 2026 with events and collaborations in the innovation driven domains. इसके साथ ही इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया 1998 में कवरिंग डिफेंस, स्पेस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। France is a key defense partner of the India, including Rafale aircraft and the Scorpion submarine collaboration. सो आप ध्यान रखेंगे 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में घोषित किया गया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। State became the first in the country to formally partner with the Bharat Taxis cooperative mobility platform। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत टैक्सी के सहकारी परिवहन मंच के साथ औपचारिक रूप से साझेदारी करने वाला जो देश है, साझेदारी करने वाला हमारे देश का जो पहला राज्य है वो कौन सा बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली या फिर कर्नाटका।
आपको बताना है कि हमारे देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा बन गया है जिसने पार्टनरशिप किया है विद भारत टैक्सीज कोऑपरेटिव मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये है दिल्ली। आप देख सकते हैं। सो दिल्ली became the first state or union territory in India to formally partner with the Bharat Taxis Cooperative Mobility Platform. The Delhi government signed an MOU with the Sahkar Taxi Cooperative Limited, the cooperative arm of Bharat Taxi. And the agreement was facilitated through the Delhi Tourism and Transportation Development Corporation. This initiative aims to provide safe, transparent, and technology enabled taxi services. The cooperative model ensures higher income share, dignity, and welfare for the taxi drivers. इसके साथ ही भारत टैक्सी की बात करें तो ये एक कोऑपरेटिव बेस्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जिसका फोकस है ड्राइवर ओनरशिप पर। ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एंड इम्प्रूव्ड अर्निंग्स फॉर ड्राइवर्स। डीडीटीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन दिल्ली। सो आप ध्यान रखेंगे भारत टैक्सीज कोऑपरेटिव मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ वो पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसने पार्टनरशिप किया है वो है दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया रैंक्स एट विच पोजीशन ग्लोबली इन द टर्म्स ऑफ लीड सर्टिफाइड रियल एस्टेट स्पेस। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है लीड प्रमाणित जो रियल एस्टेट स्पेस है उसके मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। सो लीड सर्टिफाइड रियल स्टेट स्पेस की बात करें तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है सेकंड। आप ध्यान रखेंगे कि यूएसए इसमें नहीं है। So India ranked second globally after mainland China in lead certified real estate space outside the United States. Mainland China ranked first while the United States continues to lead overall, and India recorded around 16 million gross square meters of LEED certified space. So, this ranking reflects increased adoption of LEED for operations and maintenance certifications. लीड सर्टिफिकेशन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन और ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। सो आप ध्यान रखेंगे लीड सर्टिफिकेशन में आउटसाइड यूएसए जो भारत की रैंक है वो है सेकंड, फर्स्ट प्लेस पर है चाइना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India has been designated as the country of the year at BioFetch 2026. So the world's leading trade fair for organic products, which was held in which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जैविक उत्पादकों के विश्व के अग्रणी व्यापार मेले में बायोफेच 2026 में भारत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में नामित किया गया है। आपको बताना है ये जो व्यापार मेला है इसका आयोजन किस देश में हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर नीदरलैंड्स।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया गया है जर्मनी में। आप देख सकते हैं India has been designated as the country of the year at the BioFetch 2026, scheduled to be held in Nuremberg, Germany. सो बायोफेच जो है इसका आयोजन किया जा चुका है 10th to 13th ऑफ February इन जर्मनी, और इसमें इंडिया को डिजिग्नेट किया गया है एज द कंट्री ऑफ द ईयर। APIDA is organizing India's participation with the 1074 square meter Indian Pavilion, and the pavilion will feature 67 co-exhibitors showcasing organic rice, spices, oilseeds, herbs, and value-added products. तो बायोफेच की बात करें तो इट इज वर्ल्ड्स लीडिंग ट्रेड फेयर डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू ऑर्गेनिक फूड एंड एग्रीकल्चर, और एनुअली इसका आयोजन किया जाता है जर्मनी में। अबीडा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके साथ ही जर्मनी की बात करें तो जर्मनी को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज अ कंट्री इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। So it lies between the Baltic Sea and the North Sea to the north with the Alps to the south. अगर हम इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो जर्मनी बॉर्डर्स डेनमार्क टू द नॉर्थ, पोलैंड एंड द चेक रिपब्लिक टू द ईस्ट, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड टू द साउथ, एंड फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स टू द वेस्ट। और जर्मनी की जो मोस्ट पॉपुलस सिटी या जो कैपिटल है वो है बर्लिन। इसके साथ ही यहाँ का जो मेन फाइनेंशियल सेंटर है वो है फ्रैंकफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है with reference to the development of the Buddhist circuit in the northeast, consider the following statements. So यहाँ पर जो पूर्वोत्तर में बौद्ध परिपथ है उसके विकास से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द तावांग मोनेस्ट्री इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन द वर्ल्ड। सेकेंड, Urgeling Monastery is significant as the birthplace of the sixth Dalai Lama. And third statement is the Rumtek Monastery in Sikkim serves as the seat in exile of the Gelwang Karmapa. So यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है जो बुद्धिस्ट सर्किट है हाल ही में जिसकी चर्चा रही उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो तवांग मोनेस्ट्री है वो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है भारत की, ना कि वर्ल्ड की। वैश्विक स्तर पर ये दूसरी सबसे बड़ी जो मोनेस्ट्री या मठ है वो है। विश्व की, आप ध्यान रखेंगे कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So the Union Budget 2026-27 announced a new scheme to develop a Buddhist circuit in the Northeast to promote heritage tourism. Tawang Monastery is the largest in India. It is the second largest in the world after the Potala Palace. So it sits at 10,000 feet and was founded in the 17th century. Urgeling Monastery is the 15th century structure famous as the birthplace of the 6th Dalai Lama. इसके साथ ही रूमटेक मोनेस्ट्री की बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट इन सिक्किम एंड द सीट ऑफ द काग्यू सेक्ट गलवांग करमापा।
So the budget supports these sites through the Purvodai initiative, which includes creating 5 tourism destinations and deploying 4,000 e-buses to improve connectivity. So this integrated approach aims to link cultural conservation with regional industrial growth through city economic regions and the East Industrial Corridors. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में बजट में बुद्धिस्ट सर्किट की चर्चा की गई कि नॉर्थ ईस्ट में इसको प्रमोट किया जाएगा एज अ हेरिटेज टूरिज्म। और भारत में जो सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है या मठ है वो है तवांग मॉनेस्ट्री। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।